243 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया। देखिए, बाढ़ की अगर बात करें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जो हकीकत यही है कि जिन इलाकों में प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं, देख रहे हैं ब्रिज बनता है, उद्घाटन नहीं होता है, बड़े बड़े ब्रिज नदियों पर गिर जा रहे हैं, तो यार जो लूट मचा हुआ है, या कैसे नहीं हो रहा है घोटाला? किस योजना में बिहार में घोटाला नहीं हो रहा है? अफसरों। नमस्कार साथियों, अभी हम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के कार्यालय में हैं और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इनका नाम है धनंजय कुमार सिन्हा। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका विचारधारा क्या है? विचारधारा साधारण सी बात है, सोशलिस्ट पार्टी नाम है तो समाजवादी विचारधारा है। अच्छा। मानवतावाद और मनुष्य में समानता के हम लोग पक्षधर हैं। एक समान सबको सुविधाएं उपलब्ध हो, एक समान सम्मान हो, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, आर्थिक रूप से समानता ज्यादा से ज्यादा हो, विषमता कम हो। तो इस प्रकार की हम लोग की सिंपल सी समझ है कि समाजवादी विचारधारा जो है वह मूल रूप से सोशलिस्ट पार्टी द्वारा ही भारत में प्रारंभ की गई थी आजादी से पहले। और अब भी जो समाजवादी कही जाने वाली पार्टियां हैं वे कहीं न कहीं सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली हुई पार्टियां हैं। अच्छा, कितने सीटों पर आप अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तय किया था चुनाव की घोषणा होने से तकरीबन 2 महीने पहले कि हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन लंबे समय के बाद इस प्रकार के निर्णय बिहार के परिप्रेक्ष्य में हुए। कभी बिहार में सभी सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती आई। अच्छा। कर्पूरी ठाकुर जी पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक हुए, यहाँ अनेक विधायक भी हुए। अच्छा। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जब हम लोगों ने 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया, तो करीब करीब सभी पार्टियों द्वारा हम लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया गया है और कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश, जिसको जितनी शक्ति सामर्थ्य है सरकार में जो है उसकी उतनी शक्ति सामर्थ्य है, तो उस अनुसार कोशिश की गई है। और हमें इस 243 में उतारने में कुछ बाधाएं हमारे सामने की जा रही हैं। किस तरह के बाधाएं? जैसे कि देखिए, सिंबल के लिए हम लोगों ने सिंगल सिंबल के लिए काफी पहले चुनाव आयोग को आवेदन दे दिया था। लेकिन एक पत्र द्वारा, रजिस्टर्ड पत्र द्वारा चुनाव आयोग ने हम लोगों से कुछ और जवाब मांगा। 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा। वह भी जो समय पे मांगा गया था उस समय से पूर्व दे दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रथम चरण के नामांकन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर भी हम लोगों को अब तक जो सिंगल सिंबल होता है वह अलॉट नहीं किया गया है। हमें पता चला है कि कल कुछ पार्टियों को सिंबल दिए गए। पुराने डेट के नोटिस अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पर, और भी कई पार्टियों के बारे में सुना है कि सिंबल नहीं दिए गए हैं, जिसमें से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया भी है। तो अगर लास्ट मोमेंट में, मान लीजिए 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, पहले चरण का, अब हमको कल अगर 16 तारीख को सिंबल दे दिया जाएगा, 17 तारीख को सिंबल दे दिया जाएगा, तब तो हमारे लिए ये दिक्कत का मामला होगा ना। तो आज तक, जो आज 15 तारीख है, आज तक हमें सिंबल नहीं अलॉट किया गया है। और आप सभी जानते सुनते हैं कि जो भाजपा और चुनाव आयोग का लंबे समय से आंतरिक जो गठबंधन है, जिसकी चर्चाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुनने को मिलती रहती है, आज वह सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के माध्यम के बारे में भी साकार होती हुई दिख रही है। और लेकिन मैं मूल बात कहना चाहूंगा, हमें सिंगल सिंबल अलॉटमेंट से रोक देने भर से काम नहीं चलेगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर, समाजवादी विचारधारा को लेकर एक बार पुनः बिहार में जो उसका गढ़ रहा है, जहां से सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी, गतिविधियों को हमने तेज कर दिया है। और यह रुकने वाला क्रम अब नहीं है। बिहार से शुरुआत हुई है और देश भर में यह अब उसी तरह से फिर से प्रारंभ होगा जो कभी 60 के दशक में था, 70 के दशक में था। फिर से वही स्थिति आएगी। हमें कुछ बाधाओं से रोकने का प्रयास करने से सत्ता पक्ष के लोग हमें
असल मायने में नहीं रोक पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जब एक सिंबल के बारे में आम लोगों की मानसिकता है, आम कैंडिडेट्स की मानसिकता है कि सिंबल आवश्यक है, अगर सिंबल नहीं है तो दिक्कत होगा। तो इस मानसिकतावश जो हमारे तैयार भी प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ कदम पीछे हटाए हैं, लेकिन वास्तविकता हालांकि इस बार यह है कि बैलेट बॉक्स पर कलर फोटो कैंडिडेट का देने का प्रोविजन किया गया है। तो अब तो वोटर कलर फोटो से ही पहचान पाएंगे कैंडिडेट को, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस अभी उतना नहीं हुआ है। हम लोगों ने लोगों से कहा अवेयरनेस लेवल बढ़ा नहीं है, जो पुरानी धारणाएं थी उस कारण हमें बाधा आ रही है। और हमारे कैंडिडेट्स जो पहले से कुछ तैयार थे, क्योंकि हम लोगों ने 2 महीने पहले ही गतिविधि शुरू की, तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ ऐसे निर्णय लेने का कि सभी सीट लड़ेंगे, तो उसमें कुछ बाधाएं आ रही है, हम लोग सामना कर रहे हैं और डटकर सामना करेंगे। अच्छा। और जितने भी अधिक से अधिक सीट पर हम लोग उतार पाएंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। और हम लोग की तैयारी इस चुनाव भर के लिए नहीं थी कि 2 महीने में हम लोग कोई सरकार बना देंगे, ऐसी बात भी हम नहीं बोल रहे। लेकिन जो शुरुआत हुई है, एक सच्ची शुरुआत, एक ईमानदार प्रयास और एक समाज को एक समान रूप से ले चलने का जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, आम लोगों की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह प्रयास है, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह प्रयास है, यह जारी रहेगा और पूरी मजबूती से जारी रहेगा। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं हमारे सामने ला दी जाएं, हम लोग रुकने वाले अब नहीं। अच्छा, आपकी सरकार जब बनती है तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ खास कीजिएगा? देखिए, अभी तो उसमें विलंब है कि हमारी सरकार बनती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी विलंब नहीं है। अगले 5 सालों में यह नजारा आपको कई जगह देखने को मिलेगा, कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां हमारे लोग सरकार में शामिल हो सकेंगे। और जब भी कभी ऐसा अवसर आया तो युवाओं के लिए सर्वप्रथम रोजगार के अवसर, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छे स्किल की ट्रेनिंग, ताकि उत्पादकता के मामले में वे अपना योगदान अधिक से अधिक कर सके। साथ साथ समाज में एक अच्छा लोकतांत्रिक माहौल, एक अच्छा नैतिक माहौल पैदा हो सके, इसके बारे में युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही कैसे शिक्षा दी जा सकेगी। क्योंकि जो इंजीनियरिंग बच्चे पढ़ते हैं, जो मेडिकल बच्चे पढ़ते हैं, जो अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ते हैं आज के डेट में, उसमें मोरल एजुकेशन जैसे विषयों को बिल्कुल हटा दिया गया है। 12th पास बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने लगता है, 12th पास बच्चा मेडिकल पढ़ने लगता है, और तब इस दौरान उसे मोरल एजुकेशन की जो सिलेबस में ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। तो जो घर परिवार के द्वारा शिक्षा दी जाती है वे तो ठीक है, लेकिन अधिकतर लोगों को में यह देखने को मिला है, लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर बहुत खराब हो गया है। तो हम जब उसे सिखाएंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो 12th पास बच्चा जितना दूर तक पढ़ा, साहित्य, दर्शन, मोरल एजुकेशन उतने तक ही रह जाता है। तो हम युवाओं को सभी तरफ से, चाहे फिजिकल हो, खेलकूद के माध्यम से उसके सिलेबस में होना चाहिए। बच्चा अगर हमारा तंदुरुस्त रहेगा तो मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त रहेगा। मोरल एजुकेशन की तरफ से और टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल सभी के तरफ से उन्हें ऐसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी उपयोगिता समाज के लिए अधिक से अधिक हो सके। और जो शिक्षा को नौकरी का जरिया मान लिया गया है, कमाने का सिर्फ जरिया मान लिया गया है, इसमें हमें हर्ज नहीं, लेकिन इंसान बनने के लिए शिक्षा का उपयोग है। यह भी एक वातावरण हम लोग निर्माण करेंगे। और अगर नहीं भी सरकार आई तो वह प्रयास जारी है, एक लघु स्तर पे अब जारी रहेगा। सर, मतलब नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बाढ़ को नहीं रोक पाए। अब बाढ़ को कैसे, कहीं मतलब बिहार में कहीं बाढ़ और कहीं सुखाड़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाढ़ की अगर बात करें, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जो हकीकत यही है कि जिन इलाकों में प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं उन इलाकों में ट्रांसफर जो डीएम लेते हैं उनको मोटी रकम देकर ट्रांसफर लेना पड़ता है। बिहार में यही सच्चाई है। और मोटी रकम लेकर इसलिए ट्रांसफर लिया जाता है क्योंकि बाढ़ के दौरान खर्च का बिल नहीं देना पड़ता है। जो डीएम लिख दिए वही सही, कोई खाता न बही, डीएम जो लिखे वही बाढ़ के समय सही। तो भारी मात्रा में बाढ़ के नाम पर जो आपदा सहायता के लिए धन उपलब्ध सरकार के कोष से होता है, उसका जो खर्च अंधाधुंध कर दिया जाता है, वह जितना बाढ़ पीड़ितों को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा अफसरों से लेकर, मंत्रियों से लेकर सभी
के पास जाता है। अच्छा। और ये बंदर बाट लंबे समय से जारी है। बाढ़ की समस्या अगर हल हो जाएगी तो ये बंदर बाट रुक जाएगा। अच्छा। इसलिए भी बाढ़ की समस्या को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रयास किया गया होता तो कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़ नहीं होता, बल्कि इस कहीं बाढ़ जहां है वहां का जल सुखाड़ के भूभाग तक पहुंच सकता था, ताकि दोनों जगह एक समान एक रूपता, जो हम आर्थिक विषमता की को कम करने की बात करते हैं, तो यह जो विषमता भूभाग पर है, कहीं ज्यादा जल कहीं कम जल, इस विषमता को भी सुधारा जा सकता था। सरकार के प्रयास ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। और सरकार नाम मात्र के कहीं कहीं पर डैम वगैरह बना करके जो प्रयास कर रही है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उनसे और तकलीफें बढ़ेगी। तो सरकार तो जो आप देख रहे हैं ब्रिज बनता है, उद्घाटन नहीं होता है, बड़े बड़े ब्रिज नदियों पर गिर जा रहे हैं, तो यार जो लूट मचा हुआ है यह कैसे रुकेगा, यह कैसे चलता रहेगा, इस पर सरकार ज्यादा केंद्रित है बजाते कि बाढ़ की समस्या का हल हो। बिहार में मतलब जगह जगह पे महिलाओं पे अत्याचार बलात्कार हो रहा है, इस पे आप कैसे रोकना चाहते हैं, रोकेंगे? देखिए, ये सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं, अच्छा। सामाजिक स्तर पर भी इस पर काम करना जरूरी है। जो महिलाओं पर अत्याचार के मामले हैं उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मुझे लगता है इस मामले में बातें जब बढ़ती है तो कुछ कार्रवाई होती है, या जो वीआईपी केसेस होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। जो जन सामान्य के केसेस होते हैं पुलिस उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं भी करती है, नेग्लिजेंसी का मामला रहता है। थाना में स्थिति यह है, जिसको ज्यादा दम थाना उसका ज्यादा सुनता है। अच्छा अच्छा। लेकिन बावजूद इन सबके महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक भागीदारी को शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर उनको ऊपर ले जाने के लिए अच्छी योजनाओं की जरूरत है। उसमें से कुछ काम तो हुए हैं, यह मैं मानता हूं। बिहार में पंचायती राज में जो रिजर्वेशन दिया गया है चुनाव में महिलाओं को, वह निश्चित तौर पर देर सवेर प्रभाव करेगा। अब भी कुछ कुछ प्रभाव कर रहा है। ये मुखिया पति पहले कहे जाते थे, अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक जब बढ़ेगी तो इन अत्याचारों में कमी आएगी। आज घर के भीतर जो अत्याचार होते हैं उसका रोकथाम करना मुश्किल होता है। उसको सामाजिक स्तर पर ही उसकी सही तरीके से रोकथाम हो सकती है। जो मामला ज्यादा बढ़ जाता है तब तो थाना पुलिस कचहरी तक जाता है, लेकिन जब मामला शुरुआत में होता है या कम होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव समाज में जगाना जरूरी है, और महिलाओं को सशक्तिकरण करना भी जरूरी है। और इसके लिए राजनीतिक भागीदारी सबसे पहले जरूरी है। इस दिशा में बिहार में कुछ काम हुए हैं, जिसमें पंचायती राज में रिजर्वेशन का मामला है, उसके लिए प्रशंसा सरकार की जानी चाहिए। अच्छा अच्छा। अभी बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिल रहा है, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं, अभी महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे। हाँ। महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया मिला है, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का मानना है कि महिलाओं को आज से 3 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले, आज से 6 महीना पहले ही 1-1 लाख रुपया कम से कम स्वरोजगार के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना? मात्र 10,000। मिला कब? जब चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला था, उसके ठीक पूर्व। तो यह सरकार ने मजबूरी में दिया, यह सरकार ने महिलाओं के वोट को अपने तरफ खींचने के लालच में दिया। यह गलत है। मैं कहता हूं उनका जो मिला है महिलाओं को पैसा, वह हक है महिलाओं का। समाज का जो भी वर्ग पिछड़ा छूट गया है उसको आगे लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर हम पुरुष और महिलाओं में देखें तो महिलाएं लंबे समय से, सदियों से पिछड़ापन उनमें आप देख पाएंगे, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो यह इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए सरकार को विशेष सहायता महिलाओं को देनी चाहिए। और सरकार के खजाने पर पहला हक इस कारण महिलाओं का है, और इन्हें पहले जो पैसा मिलना चाहिए था, इनके वाजिब हक के कारण जो पैसा मिलना चाहिए था, जो सहायताएं मिलनी चाहिए थी, वह तो नहीं मिला। लेकिन जब वोट की बारी आई, जब हाथ जोड़कर उन्हीं महिलाओं के सामने जाकर वोट मांगने की बारी आई, तो सरकार ने सत्ता पक्ष में शामिल पार्टी को अब सड़क पे जाना है, महिलाओं के गलियों में जाना है, तो 10-10 हजार का एक नॉमिनल सा सहायता राशि दे दिया, खाना पूर्ति जैसा।
कि चलो इसी से लुभाते हैं, महिलाओं का वोट पाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा भी महिलाओं में काफी है, तो वे भी अभी उन्हें भी लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी बात है, वे अपने अधिकारों के प्रति उतनी सजग नहीं है, तो उन्हें भी लगता है जैसे ये चलो गिफ्ट सा मिल गया। ये गिफ्ट नहीं है, ये उनका अधिकार है, और इससे ज्यादा उनका अधिकार है, उनको कुछ नहीं दिया गया है, ये बहुत कम मात्रा में दिया गया है। और जो समय चुना गया है सरकार के द्वारा, वह सरकार के अवसरवादिता को दर्शाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के फोटो लगाए हुए हैं पीछे में। मनरेगा एक ये होता है योजना है, उसमें लोग मतलब विपक्ष के लोग या बहुत से पार्टियां लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा में घोटाला बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको आप कैसा देखना चाहते हैं? कहाँ नहीं हो रहा है घोटाला? किस योजना में बिहार में घोटाला नहीं हो रहा है? अफसरों के प्रभाव के कारण, इंजीनियर, जो कॉन्ट्रैक्टर, और जो काम उपलब्ध नहीं किया जा रहा है सारा का सारा महीना, और फिर जिनको किया जा रहा है कुछ ऐसा सेटिंग कर लिया है कि काम नहीं भी दिया फिर भी काम गिना दिया, और कहा भैया तुमको हम बिना काम के इतने दिन का पैसा दे रहे हैं, पहले इतना पैसा निकालो, नहीं तो निकालते तुरंत दो। तो इस तरह की हर जिले में, हर ब्लॉक में आप देखिए उगाही जो है। अब किसी मजदूर को कहते हैं कि भैया तुमने काम तो किया नहीं, 10 दिन काम किया, हम 30 दिन का पैसा देते हैं, निकाल देंगे तुम्हारा पैसा, उनका हाजिरी वगैरह बना करके। अब उसको भी लगता है कि चलो 20 दिन का एक्स्ट्रा मिल रहा है, आधा पैसा ले लिया, कोई बात नहीं, दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि हमारे मजदूर भी अशिक्षा के कारण, उन्हें अपने अधिकारों का सही ज्ञान नहीं होने के कारण, ये अफसर, ये कॉन्ट्रैक्टर मिलकर, उनको बिचौलिए मिलकर लूट रहे हैं, और हमारे मजदूरों को लग रहा है जैसे उन्हें कुछ ये सहायता कर रहे हैं, जबकि हकीकत है उनके हक का पैसा मार कर, लूट कर बंदर बाट का काम चल रहा है पूरे राज्य में। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।